हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका पार्टनरशिप एक्ट का ही जो हमने टॉपिक्स छोड़े थे उसके बारे में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के शॉर्ट नोट्स हमने यहाँ पे बनाए हुए थे। हमने एक वीडियो ऑलरेडी इस पे कर लिए है जिसमें हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड उसका नाम किस तरीके का होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कब बनती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड हमने डिस्कस किया था आपका ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। सो ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हम आई बटन में आपको लिंक दे देंगे, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपने पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कौन कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो आपको मिल सकते हैं अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है पार्टनरशिप फर्म की। सो द वेरी फर्स्ट वन इज योर अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और एनी पार्टनर देयर ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और अ राइट कन्फर्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। देखिए, अगर आप किसी एक पार्टनरशिप फर्म के जो है पार्टनर हैं तो और आप चाहते हैं कि मैं उस फॉर्म पे केस कर दूं क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, या फिर किसी ने चीटिंग कर दी, या फिर किसी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बट उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो वो उस पर्पस के लिए आप चाहते हो कि मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म पे या दूसरे पार्टनर्स पे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उस फर्म में उनको सू करूं, उन पे केस करूं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास कोई वैलिड प्रूफ ही नहीं होगा कि हम एक पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उस केस में आपको वहां पे ये एक ड्रॉबैक मिलता है, ये एक प्रॉब्लम मिलती है कि आप उनको सू नहीं कर सकते, ना ही अपनी फर्म को, ना ही अपने अदर पार्टनर्स को। No suit can be filed on behalf of unregistered firm against any third party for the purpose of enforcing a right arising from a contract। देखिए, अब बात हुई यहाँ पर पहले पॉइंट में कि हम सिर्फ अपनी फर्म को या फिर अपने पार्टनर्स को सू नहीं कर सकते। जब हम घर पे ही कुछ नहीं कर सकते तो हम बाहर क्या करेंगे? सो इट मीन्स हम थर्ड पार्टी, किसी और पार्टी, किसी मान लीजिए कोई और पार्टी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और वहां पे हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट ठीक तरीके से पूरा नहीं किया, तो हम उस केस पे उसको बिहाफ बना करके भी वहां पे उसको जो है सू नहीं कर सकते, उस पे भी केस नहीं कर सकते। ना ही अपनी फर्म में किसी को कर सकते हैं, अदर पार्टनर्स को या फिर फर्म को, ना ही किसी थर्ड पार्टी को कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ एक्सीडिंग ₹100। यानी अगर आपके पास कोई क्लेम आया है वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर वो ₹100 से ज्यादा एक्सीड हो रहा है। नाउ कम टू द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोसेस में बी इफेक्टेड एनी टाइम बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट गिविंग द नेसेसरी डिटेल विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ऑफ द एरिया। देखिए, जिस तरीके से आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है, आरओसी होती है, आई होप आपको आरओसी पता होगा, बट अगर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि अगर आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है तो हर स्टेट की, हर स्टेट सिटी में जो है एक एक आरओसी बनी हुई है। आपकी आरओसी की लिस्ट आपको अगर देखनी हो तो वो भी आपको मिल जाती है वेबसाइट्स पे, बट उनकी तरह ही एक आती है अब उसी की तरह ही अगर आपको फर्म रजिस्टर्ड करवानी है तो उनके रजिस्ट्रार बने होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस, जहां आपको जाना पड़ेगा, अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसमें अपनी सारे डिटेल्स देनी पड़ेगी, कौन कौन से पार्टनर है, किस नाम के अंडर आप जो है ये फॉर्म चलाने वाले हो, क्या काम है आपका, वो जो भी डिटेल्स उस एप्लीकेशन फॉर्म में होगी वो आपको भर के उन्हें देनी होगी और वहां पे आपको सबमिट करवानी होगी। कहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जहां पे फर्म की रजिस्ट्रेशन होती है, उसका जो ऑफिस बना हुआ है। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शुड बी अनकम्प्लाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फी, और साथ इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक फीस आपको देनी पड़ेगी जो कि सेट की गई होती है। Now, next is your when the registrar is satisfied that the provision is laid down in the act have been duly complied with, he records an entry of the statement in the register of firm, files the statement, he then issue a certificate of registration। क्या बोला गया? अगर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पे आप जा करके, जो भी आपके आसपास का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जहाँ पे फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे आपने एप्लीकेशन दे दी, फीस दे दी। अब वहां पे जो रजिस्ट्रार बैठा है व्यक्ति, वो सब चीजें चेक करता है कि ये डिटेल सही है या फिर इन्होंने कुछ
लॉ के अगेंस्ट तो नहीं कर रहे, तो वहां पे वो चीजें सब चेक करता है और जब उसको रिकॉर्ड कर लेता है अपने रजिस्टर में। रजिस्टर यानी एक तरीके का रजिस्टर होता है जिसमें सारी फर्म्स की रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनका नाम लिखा जाता है, उनकी डिटेल्स लिखी जाती है। उसी तरह फिर वो आपका नाम और उनकी जो भी डिटेल्स होगी वो अपने पास नोट डाउन कर लेगा और उसको जो है वेरीफाई देगा। एंड उसके बाद वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जो दिखा आपकी पार्टनरशिप जो है वो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, उसका जो भी डिटेल्स होगी वो आपके सर्टिफिकेट में शो हो जाएंगी। सो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन ऑफ योर फॉर्म। अगर आपको देखना हो कि आपके आसपास कौन सा जो है रजिस्ट्रार है, फॉर्म पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कौन से एरिया में कौन से एड्रेस पे आपका जो है ये रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म बैठा हुआ है, तो वहां जाकर के आप अपना सारा ये प्रोसीजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, यानी एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ क्या रिलेशन होगा। The relation of the partners to one other are usually governed by agreement among them। यानी कि मान लीजिए अगर आपने एक अग्रीमेंट बना लिया है और उसमें आपने लिख दिया है कि ये पार्टनर केवल इतना काम करेगा, दूसरा पार्टनर केवल ये काम करेगा, तो फिर वहां पे कोई सवाल नहीं उठता। वहां पे आपके अग्रीमेंट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, वो वहां पे जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा किस पार्टनर का क्या रोल होने वाला है। Where there is no specific agreement, their relation to one another are governed by section 9 to सेक्शन 17 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन जब आपने अग्रीमेंट में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया इस बारे में, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप उठाओगे पार्टनरशिप एक्ट, वहां पे सेक्शन नंबर 9 से लेकर के सेक्शन नंबर 17 तक देखोगे, उसमें आपको सारी डिटेल उनकी मिल जाएगी। उनकी डिटेल यानी कि उसमें आपको सारी सिचुएशन मिल जाएगी कि किसके क्या रोल होने वाले हैं, क्या पार्टनर्स की क्या क्या जो है राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे काम करोगे। नाउ लेट्स कम टू द राइट ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर के राइट क्या है। क्योंकि जब आप किसी भी काम में जुड़ रहे हो, आप अपना पैसा दे रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, तो वहां पे आपके लिए भी कुछ मिलना चाहिए, आपके लिए भी एक आउटकम होना चाहिए। तो सब्जेक्ट टू एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, अ पार्टनर हैज द राइट। अब कौन कौन से राइट है, पहला राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि एक फर्म जो भी आप चला रहे हो उसका जो भी बिजनेस है, जैसे कि लेट्स से एन एग्जांपल वी आर मैन्युफैक्चरिंग द मार्कर, तो ये हमारा बिजनेस है, तो उसमें आप जो है आपका पूरा अधिकार है कि आप उसके बिजनेस में अपना काम कर सकते हो, अपना काम में यानी कि अपनी टांग अड़ा सकते हो, डिसीजंस लेने के लिए, अपने जो भी वहां पे बातें हो रही हैं उसमें, आप जो भी कंडक्ट हो रहा है आपका बिजनेस, उसमें आप काम कर सकते हो, उसमें आप पार्ट ले सकते हो। आपको रोका नहीं जा सकता कि नहीं नहीं तू मत आ, हम सारे पार्टनर कर लेंगे, तू बाहर बैठ, तू सिर्फ बैठ के अपना जो भी प्रॉफिट लॉस है उसका शेयर ले, नहीं बाकी काम हम करेंगे क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास, हर पार्टनर के पास हक है कि वो जाकर के कंडक्ट करेगा अपने बिजनेस को। टू बी कंसल्टेड, यानी कि किस मान लो कोई नया पार्टनर नहीं, कोई न्यू पार्टी आ रही है जिसके साथ आपको काम करना है, जिसके साथ आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उस सिचुएशन में आपके साथ भी कंसल्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्टनर सारे डिसीजन लेता जाएगा, नहीं, सारे पार्टनर्स को कंसल्ट किया जाएगा, देन कोई डिसीजन लिया जाएगा आपके बिजनेस के बारे में। सो ये है टू बी कंसल्टेड। हर फैसले पे आपको भी आपके से भी विचार लिए जाएंगे, आपके विचार विमर्श को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके विचारों के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा। टू एक्सेस टू अकाउंट्स एंड बुक्स, अब देखिए अकाउंट्स एंड बुक्स, अब मैं एक पार्टनर हूं, मुझे लग रहा है कि मेरे जो बाकी पार्टनर्स है ना वो कुछ ना कुछ घपला कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अकाउंट्स में छेड़छाड़ कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं या फिर लॉस ज्यादा दिखा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में मैं चाहती हूँ कि मैं बुक्स देखूं, बुक्स यानी कि जो मेरे अकाउंट्स हैं मैं उनको चेक करूं, और मेरे जो बाकी पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम नहीं करने देंगे अकाउंट्स बुक, तो हम जाकर के क्या कहेंगे, भाई साहब देखिए दिस इज माई राइट टू एक्सेस द अकाउंट्स एंड बुक्स, मेरे पास पूरे राइट है, मैं एक पार्टनर हूं तो ये मेरा राइट है, तो आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, तो मुझे अकाउंट्स चेक करने से कोई रोक नहीं सकता इफ आई एम अ पार्टनर इन एनी फर्म। ठीक है। टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसका शेयर भी मुझे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे पार्टनर खा पी लेंगे और मुझे शेयर नहीं देंगे, तो वो भी गलत है। ये मेरा राइट है कि मुझे जो भी प्रॉफिट आपका आ रहा है उसका जो भी शेयर मेरा बनता है, जो भी पार्ट मेरा बनता है, जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे मिले। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली इफ देयर इज एन अग्रीमेंट, देखिए अगर आपने कैपिटल लगाई है, यानी कि बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं बिजनेसमैन, उसको कैपिटल बोला जाता है। मैंने एक फर्म स्टार्ट की मेरे दो दोस्तों के साथ, हम तीनों ने मिलकर के 1-1 लाख रुपए लगाए, तो वो 1-1 लाख रुपए हमारी अपनी अपनी कैपिटल है, तो मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए तो मैंने बिजनेस को दिए हैं। तो यहाँ क्या माना जाता है कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने अपना पैसा दिया है तो आपको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। लेकिन ये इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आपको जो है आपने अग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया होगा, यानी कि जब आपने अग्रीमेंट में लिखा होगा कि मुझे जो है, या फिर एक हमारे जो भी पर्टिकुलर पार्टनर है उसके कैपिटल पे कुछ
इंटरेस्ट दिया जाएगा और वो इस परसेंटेज पे होगा। अगर ये आपके एग्रीमेंट में लिखा गया है तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एट 6% पर एनम, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म से आपने एडवांस लिया है, एज अ पार्टनर आपने कुछ एडवांस उठाया है पार्टनरशिप फर्म से, तो वहां पे आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। दैट इज कंपलसरी। अगर आपने अपने एग्रीमेंट में इससे ज्यादा परसेंटेज लिखी होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग दोगे, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी योर एग्रीमेंट। बट अगर आपने उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है इस इंटरेस्ट के बारे में, लोन के इंटरेस्ट के बारे में, तो आप क्या करोगे, 6% पर एनम से उसको लोन जो है, जो भी एडवांसेस आपने उठाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस पर इंटरेस्ट दोगे। टू बी indemnify where he incurs liability in the ordinary course of business of the firm। मान लो एक जो 5 पार्टनर हैं उनमें से 4 पार्टनर गए हुए थे कहीं घूमने फिरने, और एक पार्टनर जो है वो उस टाइम पे बिजनेस का ख्याल रख रहा था, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसने अपनी पॉकेट से कुछ पेमेंट करी, कुछ अपनी पॉकेट से उसने जो भी लॉस हुआ उसको जो है उसने अपनी पॉकेट से भरा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि इसके साथ तो नाइंसाफी हो गई, क्योंकि इसने अपनी पॉकेट से दिया है, बाकी सब घूम रहे हैं, उन्होंने कुछ एक रुपए भी नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या है, इंडिमनिफाई, यानी कि जो लॉस किसी एक पार्टनर को या 2 पार्टनर को हुआ या जितने भी पार्टनर्स को हुआ, वो सारे क्या करेंगे, वो सारे इंडिमनिफाई किए जाएंगे लॉसेस बाय ऑल दी पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स मिलकर के फिर उसमें अपना अपना हिस्सा निकालेंगे और उनको जो है इंडिमनिफाई करेंगे। टू हैव द यूज ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि अब अगर आप पार्टनर हो तो आप पार्टनरशिप की जो भी प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकते हो, बट केवल और केवल बिजनेस के लिए, फर्म का जो बिजनेस है उसी के लिए। ऐसा नहीं अपने रिश्तेदार उठा करके ले आए और एक कमरे में बैठा दिए कि तुम बैठो यहाँ पे अपना स्टडी करो, जो करना है करो और मुझे रेंट दे देना, नहीं। बट बिजनेस का अगर आपका कुछ काम है, आपको माल लेके आ रहे हो, वो कर रहे हो, तो वहां पे आप उसको रखवा सकते हो, गोडाउन की तरह उसको यूज कर सकते हो। तो यानी पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है उसको केवल और केवल आप बिजनेस के फर्म के लिए, फर्म का जो बिजनेस है उसके लिए यूज कर सकते हो एज अ पार्टनर। दैट इज योर राइट। टू रिटायर, आपके पास राइट है, आप रिटायर हो सकते हो, एक नोटिस दे सकते हो। आपको अगर आपने पार्टनरशिप एट विल है तो आप नोटिस दे सकते हो, तो उस सिचुएशन में आप रिटायर होने का भी आपके पास पूरा राइट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। नॉट टू बी एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड का क्या मतलब है, अब 5 लोग काम कर रहे थे जिसमें से 4 लोगों की बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई, उन्होंने सोचा कि अब हम इस एक पार्टनर को जो है, तो अब आपने सोचा कि जो ये एक पार्टनर है ये अब हमारे ग्रुप का तो है नहीं, अब हम इसको ना धक्के मार के निकाल देते हैं। हम कहेंगे कि 5 में से 4 लोगों की मेजॉरिटी हो गई है, तो मेजॉरिटी पे डिसीजंस लिए जाते हैं, तो हम आपको निकाल रहे हैं। तो इसको कहा जाता है एक्सपेल्ड करना, यानी जहां बाकी सारे लोग मिलकर के आपको भगा देते हैं। तो ये चीज आपके साथ नहीं की जा सकती, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं किया जा सकता कि बाकी सारे मिलकर एक पर्सन को या एक पार्टनर को निकाल दे। सो ये है नॉट टू बी एक्सपेल्ड का मतलब। फर्दर, एज एजेंट ऑफ द फर्म ही हैज द राइट टू एक्ट इन एन इमरजेंसी टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉस। अब देखो, एज एन एजेंट क्या बोला गया है, जब आप एक पार्टनरशिप में होते हो तो आप एज एन एजेंट काम करते हो फॉर योर फर्म एज वेल एज फॉर अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स के लिए भी और आपकी फर्म के लिए भी। तो वहां पे जब आप एज एन एजेंट काम कर रहे हो, तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वहां पर आप अपना बेस्ट, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मैंने अगर कर लिया तो सबसे कम लॉस होगा या कम से कम लॉस होगा या लॉस होगा ही नहीं, तो उस सिचुएशन में आपके पास पूरा राइट होता है कि जो भी एक्ट आपको सही लगता है लॉस कम करने की सिचुएशन को लेकर के या लॉस कम करने की पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, तो आप वो काम कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, यानी अब आपके पास राइट है, आपके पास राइट को पता चल गया, तो अब आपकी ड्यूटीज भी तो बनेंगी। ऐसे थोड़ी ना प्रॉफिट लेते जाओगे और जो लॉस होगा उसको आप देखोगे नहीं। तो ड्यूटीज में आपके साथ बात की गई है कि आपका क्या क्या जो है काम आपको करना पड़ेगा। टू ऑब्जर्व गुड फेथ, आपको गुड फेथ रखना होगा कि बाकी जो पार्टनर्स हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लेकर के आपको ये नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेटिव विचार रखने होंगे। टू इंडिमनिफाई फॉर फ्रॉड, यानी कि दूसरे पार्टनर को अगर आप की वजह से या किसी पूरे बिजनेस को जो है ठीक तरीके से चलाने की वजह से कुछ लॉस हुआ है, जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी इंडिमनिफाई की, कि इंडिमनिफाई किया जाएगा, तो ये आपका राइट भी है और आपकी ड्यूटी क्यों है, क्योंकि बाकी पार्टनर्स के लिए तो ड्यूटी हो गई ना। अगर एक पर्सन को इंडिमनिफाई करना है जो भी उसका लॉस हुआ है, तो बाकी जो पार्टनर्स है उनकी ये ड्यूटी है कि वो इंडिमनिफाई करेंगे। सो दिस इज वाई द सेकेंड वन इज योर ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर इज टू इंडिमनिफाई फॉर फ्रॉड। Now, next one is to attend delegately for the business of the firm. अब आपको जो है आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें आप अटेंड करो, उसको देखो, उसमें चीजों को जो है ऑब्जर्व करो और साथ ही साथ अपने डिसीजंस भी उन लेने में उनको हेल्प करो।
नॉट टू क्लेम एनी रेम्यूनरेशन। देखिए रेम्यूनरेशन होता है सैलरी। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टनर उठ करके कहेगा दैट आई एम अ पार्टनर, मैं अकाउंट्स भी चेक कर रहा हूँ तो अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है वो भी मैं ठीक करता हूँ, तो एज एन अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट भी मेरा वर्क यहाँ पे बनता गया है, यहाँ पे मैंने एज अ सीनियर अकाउंटेंट की भी जो है रोल निभाई है, तो मुझे आप सैलरी दो। तो आप क्या कहोगे? देखिए भाई साहब, ऐसा नहीं होता। अगर आपने अग्रीमेंट में ये चीज लिख दी है कि ये पर्टिकुलर पार्टनर हमारा पार्टनर भी है, एज वेल एज ही विल ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अ सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर प्रोडक्शन हेड और एनी अदर रोल, तो इसको सैलरी हम इतनी देंगे। तो अगर ये चीज आपके अग्रीमेंट में लिखी गई है, अगर स्पेसिफाई की गई है, तो आप अग्रीमेंट को प्रायोरिटी दोगे। लेकिन अगर अग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया बट स्टिल कोई भी पार्टनर उठ करके आपके पास आ रहा है और कह रहा है कि मुझे सैलरी दो, तो उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ये ड्यूटी है कि आप फिर सैलरी के लिए क्लेम ही मत करो, आप बोलो ही नहीं। अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो आप नहीं बोल सकते, आपको नहीं मिलेगा। टू शेयर लॉसेस, देखो प्रॉफिट मिलता है तो वो आपका राइट है, बट अगर लॉसेस हो रहे हैं तो वो आपकी ड्यूटी आ जाती है, क्योंकि आपको उसमें शेयर करना है, आपको अपने पॉकेट से निकाल करके वो लॉसेस को बेयर करना है, आपको अपने आप वो लॉसेस जो है हैंडल करने हैं, तो ये ड्यूटी में आ जाता है। तो इंडिम्निफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट। विलफुल नेग्लेक्ट क्या होती है? जहाँ पे आपने अपनी इच्छा से किसी चीज को मना किया और आपको कुछ लॉस हुआ, तो उसको भी आप इंडिम्निफाई करोगे। टू होल्ड एंड यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर द फर्म, यानी जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है वो आप होल्ड करके रखो, यूज करो, बट केवल और केवल फर्म के लिए, अपने पर्पस के लिए नहीं, प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं। टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट्स इन कंप्लीटिंग बिजनेस। तो इन दोनों का मतलब क्या है? पर्सनल प्रॉफिट के लिए अकाउंट्स तैयार करके रखना, यानी कि हर एक पार्टनर अपना अपना खुद देखेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ताकि अगर कल को ऐसा होता है कि बिजनेस में बाकी जो पार्टनर्स हैं मिलकर के कुछ घपला करे तो आपको उसका आइडिया लगता रहे। तो टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट का भी वो हिसाब करके रखे, और साथ ही साथ जो पूरा बिजनेस है उसका प्रॉफिट का भी वो हिसाब करके रखे, अकाउंट्स हैंडल करके रखे। नेक्स्ट वन इज टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, यानी जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अंदर ही आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है कुछ अलग ही तरीके से निकल गए हो और दूसरे पार्टनर्स को प्रॉब्लम हो गई है और आपकी ना ही वो ड्यूटी थी, ना ही वो आपकी जो है आपके राइट्स थे, और राइट्स से बाहर आप काम नहीं कर सकते। टू बी लेबल जॉइंटली एंड सर्वली, यानी अगर आपको कल को लॉस होता है या फर्म को लॉस होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो बाकी सारे पार्टनर्स मिल करके जॉइंटली जो है वो लेबल होंगे। नॉट टू असाइन हिज राइट्स, यानी कि जो उसके राइट्स हैं वो असाइन नहीं कर सकता, किसी और को नहीं दे सकता। मान लो मेरा जो राइट है वो क्या है? पहला कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है मैं अपना प्रॉफिट किसी और को किसी ऐसे पर्सन को जो फर्म का हिस्सा भी नहीं है, पार्टनर्स नहीं है, उसको जाकर के बोल दूं कि मैं इसको असाइन कर रही हूँ, इसको बोल रही हूँ कि जाकर के तू अकाउंट्स देख ले या ये सब कर ले। नहीं, ये आपके राइट है, आप ही इसको जो है हैंडल करोगे। So that's it for today, guys. Next video में we will discuss about the relation of partners to third party, टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड बाकी जो भी टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इसके नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। स्क्रीन पे आपको फोटोज दिख गई होंगी, स्क्रीनशॉट दिख गया होगा, तो आप जाइए वहां पे, जो भी आपको टेलीग्राम आपका है उस पर जाकर के कॉमर्स टॉपर सर्च कीजिए, देन आपको हमारा चैनल दिखेगा, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू ऑल आर वेल, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले इसी के जो है टॉपिक के साथ।